तो ऑडियंस, आज आज हम काफ़ी हाइएटस के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम वेट लॉस के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अहमद जावेद मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद को मैं पिछले 8-10 साल से जानता हूँ और ये बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो मैं माइक उनको दूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि उनका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब बिल्कुल हम बहुत देर से जानते हैं एक दूसरे को। और तकरीबन जब से मैंने मेडिसिन ख़त्म की है और जब से जॉब कर रहा हूँ, हम शायद तभी से एक दूसरे को बहुत शुरू में ही हमारी मुलाकात हो गई थी। तो बैकग्राउंड मेरी ये है कि मैंने मेडिसिन जो है वो यहाँ यूरोप में लिथुआनिया के नाम के एक कंट्री से किया है। उसके बाद से मैं यहाँ फिनलैंड में गालिबन 13 साल हो गए अब काम करते हुए। जनरल प्रैक्टिशनर जो है मेरी मेन फील्ड है और इसी में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, तो उसकी फाइनल स्टेजेस चल रही हैं। अ, बाकी फैट लॉस के जो है वो काफ़ी जनरल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अ, और यूनिवर्सल है ऑलमोस्ट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे अपने घर में, अपनी फैमिलीज में, अपनी डिस्टेंट फैमिलीज में हर जगह लोग मिलते हैं आपको। अच्छा और डॉक्टर साहब, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ये बताइएगा कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें ये कि वेट लॉस इटसेल्फ बेसिकली बहुत ही मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है कि इसमें इन नंबर्स आप जो है अपना वेट लूज कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी मैथमेटिकल और वेरी सिंपल प्रोसेस कि आप अपना वजन लूज कर रहे हैं। वेट लॉस जो है वो अननेचुरली भी होता है, नेचुरली भी होता है और इंटेंशनल भी होता है। मतलब इंटेंशनल जो कि लोग करना चाहते हैं आजकल, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली सबकी टेंडेंसी है, ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी है इस वक्त दुनिया में फैट एक्यूमुलेट करने। हम्म। तो वेट लॉस इज जस्ट जनरल टर्म फॉर एवरीथिंग। तो लेकिन फैट लॉस स्पेसिफिकली इज मोर intended way of losing weight, कि आप स्पेसिफिकली अपने फैट स्टोर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब वो फैट स्टोर्स नेचुरली ऑफ कोर्स हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान इंसान में बहुत सारे केमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो फैट के ऊपर चलते हैं। हम्म। तो हमारी बॉडी नेचुरली फैट को स्टोर करने में जो है डिफरेंट रीजंस की वजह से उसमें कैपेबिलिटीज भी है और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ये काम करती है। तो लेकिन चूंकि ये एक्सेस अमाउंट में होता है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में, तो इस वजह से फैट लॉस जो है वो भी इक्वली पॉपुलर है आजकल एज एज वेट लॉस, बिकॉज जनरली हेल्थी लिविंग के लिए इट्स कंसिडर्ड कि भाई लोअर फैट जो बॉडी परसेंटेज है ठीक it's है। generally healthier. Uh, like it's a very broad term. In a ठीक very है। broad term sense, we have to be very uh, uh, much more precise with what we define as fat ठीक। loss. अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी से क्या मुराद है? मतलब बॉडी किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा फैट स्टोर करती है? Just like anything else, के uh, आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन में फैट बहुत ज़रूरी है। आपकी इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स के बहुत सारी आपकी जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं उस और प्रोटीन्स हैं जो जो बेसिकली बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। वो उसमें डिफरेंट फैट सेल्स और फैट सॉल्युबल सेल्स का बहुत बड़ा बड़ा किरदार होता है। हम्म। तो जो फैट रिटेंशन है बॉडी में, हम्म। मतलब हमारी बॉडी डिजाइन ही ऐसे हुई है कि अगर आप एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं, तो
it understands के it must be a time of plenty, so, or there can be a time when things are not as good. So it stores some of that excess जो आपकी है calories into fat. So that's a necessity as well, क्योंकि बॉडी में बहुत जगह पे जो है फैट जो है वो इंटरनल वर्किंग के लिए चाहिए होता है, फैट सेल्स टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन मैक्रोस्कोपिकली भी आपको आपकी लेयर्स जो है वो स्किन के बाद आपकी फैट की लेयर है, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन मेनी वेज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कॉन्टेक्स्ट हमारे दो तीन हैं। एक तो है वो वाले एक्सपेट्रिएट्स जो पाकिस्तानी है, जो वेस्ट में रह रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं या हाँ। कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो हाँ। ये उम्र के साथ ज़रा दोनों को वन बाय वन बताइएगा कि क्या किया जा सके कि वज़न कम किया जा सके और उसको मेंटेन रखा जा सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कौन से स्टेप्स लिए जा सकते तो वेरी गुड पॉइंट। ये जो मूव है, माइग्रेशन जो है, ये बड़ी जिस्म के लिए बहुत बड़ी चेंज होती है। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एज सिंपल के लोग बस एक उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। एंड आपका माइक्रोबायोम चेंज होता है स्टमक में, आपका स्किन जो है वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रही होती है। इन सेम वे, बिकॉज हम ऑब्वियसली बड़ी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है कंपेयर टू जहाँ पे हम थे। तो ऑल ऑफ आपका ब्रेन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है इस तरह की चीज़ें। So the main thing that comes along with this migration is habit change, और क्या आपको अवेलेबल है आपके environment में uh, आपकी डाइट के हिसाब से। हैं? तो वो that's an obvious change, कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स हमारे हाँ, जो पुराने खाने के तरीके थे और जो पुरानी रॉ मटेरियल्स हमें अवेलेबल थे वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और बहुत क्योंकि वो लोकली रेज्ड और लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। तो वो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज देम, बट दे वर क्वाइट हेल्दी। लेकिन जो लास्ट जनरेशन हम ग्रो अप हुए, आई थिंक हम सब कनोला पे हम्म। और लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड पे, ब्रेड्स पे, और इस तरह की प्रोडक्ट्स पे अभी भी, ऑल्दो दैट ओनली सप्लीमेंटेड पार्ट ऑफ द डाइट। ये नहीं कि पूरी डाइट चेंज हो गई है, लेकिन हम में से काफी लोग जो हैं एक्सपोज उस तरह की डाइट पे रहे हैं। तो वहां से उठ के यहाँ पे आना, इट्स पहली तो ये है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉरेन चेंज होती है, हम्म। कि जो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट एनी क्यूजीन एट द मोमेंट। हम सिर्फ जो है कि आपको क्या अवेलेबल है, किस तरह के ऑयल्स, किस तरह के रॉ मटेरियल्स, किस तरह के ब्रेड, ऑल ऑफ दैट, के हम्म। किस किस्म की चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। तो इट कैन गो आइदर वे फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, कि कुछ लोग यहाँ पे आते हैं एंड देन दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट न्यू, तो उनके लिए ये बड़ा प्रोफाउंड चेंज होता है। और कुछ लोग जो हैं दे जस्ट वांट कंटिन्यू हमारा वो जो उनका जिंदा रहने का तरीका है, जो उनकी डाइट है, उसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो आई हैव सीन कि जनरली वो लोग जरा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज जिंदगी यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सेडिमेंट्री है, बैठना ज्यादा है जगहों पे, स्पेशली इन विंटर। तो और जो लोग विंटर एक्टिविटीज नहीं करते, दे हैव अ टेंडेंसी टू हैव रियली बैड विंटर्स इन टर्म्स ऑफ मूविंग अराउंड एंड हैविंग स्टेइंग एक्टिव। तो अगर वो हमारी डाइट जो है उसे कंटिन्यू करते हैं, वो इट कैन हैव अ वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट, बिकॉज इवेंचुअली आपके पास एक तो आप खा वो ही रहे हैं जो हमें अवेलेबल था वहाँ पे, प्लस यहाँ पे बहुत वेस्टर्नाइज्ड
चीज़ें भी अवेलेबल हैं आपको। तो अगर इफ़ यू नॉट केयरफुल इनफ कि अगर आप दोनों में से किसी एक चीज़ को ना चूज करें, यू एंड अप हैविंग taking both, accepting both in your diet, हम्म, it can lead to a drastic life change. So I've seen some of some people gain a lot of weight in the beginning, and then थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आती है कि it's just कि लाइफ जो है वो और तरह से जीनी चाहिए यहाँ पर, बिकॉज यहाँ की लाइफ इट डिमांड समथिंग एल्स फ्रॉम यू। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या ऐसा भी है कि विंटर में बॉडी ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फैट लॉस? और अपना भी जर्नी बताइएगा, आपने भी काफ़ी वेट लूज लूज किया ट्वाइस इन लाइफ, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज था मेरी नज़र में, तो उस पे भी ज़रा अगर क्विकली रन थ्रू करा दें। हाँ, it's sort of a protective mechanism. अब इसको personally I have not read any papers or any significant scientific studies on it, but I think there's a profound change in winters here, because winters बहुत tough है, minus स्पेशली इन द, अगर हम 10-20 साल पहले के पीछे जाएं तो लोगों को यहाँ पे रहना उसको फैसिलिटेट करता है कि थोड़ा सा वेट गेन होता है। अब वो हाउ यू सी के बॉडी का अपना रिएक्शन है कि वो एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे रिएक्ट कर रही है, और एडिशनल फैट लेयर्स जो है वो हम्म। इंक्रीज कर रही है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहें, या फिर इट्स मोर आपका मेंटल चेंज है कि भाई खुद भी है ज्यादा फैट डेंस खुराक खाएं, और अपने आप सेडेंटरी ज्यादा हो जाते हैं लोग क्योंकि बाहर नहीं जा पाते। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, लेकिन I have to read up on that more, but I think there's definitely a correlation with winter and uh, people getting, so to speak, winter weight. क्योंकि मैंने अपना वेट लूज किया तो मैंने विंटर में ज़्यादा किया एज कंपेयर टू Hmm. समर। क्योंकि Oh, पेट में interesting. सर्दी लगती रहती, भूख ज्यादा लगती है, तो उस वक्त अगर आप Hmm. थोड़ा सा ब्रेक लें खाने में तो वो काफी Hmm. ज्यादा उसमें तेजी। Again, it's interesting because yeah, it seems very intentional. क्योंकि अगर आप recognize कर सकते हैं ये चीज कि that's what's happening, और उसे रोक सकते हैं, then obviously yeah, and you're exposed to the external environment, क्योंकि body obviously ज्यादा energy burn करती है simply ठंड में बाहर रहने से। हम्म। तो obviously you'll lose weight, but लेकिन general tendency I've seen के लोग because if you're not careful enough, you tend to stay home more, and you eat more comfort foods sometimes, or it just accumulates in a few months. You come out as a different person in अच्छा, in एक बड़ा spring. ही बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या खाना चाहिए ऑन अ रेगुलर Hmm. बेसिस? हमारी जो कि हैबिट्स होती है, रोटी चावल सालन ऑयली खाने, Hmm. तो क्या खाना चाहिए अगर आप बता सकें? Ah, अब इस पे तो बहुत से स्कूल्स हैं कि किस कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज मॉडरेशन में जो है इट्स बेटर देन एग्जैक्टली हैविंग वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड। लेकिन आई मीन ऑल स्टडीज पॉइंट टूवर्ड्स कि मेडिटेरेनियन जो डाइट है which is pretty well documented these days, कि वो मेडिटेरेनियन डाइट बेसिकली it wins hands down। तो उसमें क्या होता है मेडिटेरेनियन से, क्या मुराद है, उस कंटेंट्स क्या है उसके? उसमें बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा, ना सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट उसमें ऑलिव ऑयल और ऑलिव प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, और ऑल्दो वो ब्रेड यूज करते हैं लेकिन वो ज्यादा स्पेयरिंगली यूज करते हैं कि उनके साथ एक छोटा सा लोफ ऑफ ब्रेड होता है, या बट उनके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं फ्रेश सीड ऑयल बेस्ड नहीं होते, लेकिन क्या कहते हैं, फ्रूट ऑयल बेस्ड, या इसमें ऑलिव ऑयल आता है आपका मेनली। और उसमें ऑब्वियसली
an excess of vegetables than rather than meat, or all done in a very subtle way, यानी ओवर कुक नहीं करते वो चीजें. हम्म। And that's the main ओवर कुकिंग से ingredient. ओवर कुकिंग से मुराद कितने टेम्परेचर पे? 100? 100 इज ओवर कुकिंग, राइट? इट्स नॉट अबाउट कि हाँ 100 इज हाई टेम्परेचर, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ज्यादा देर भी इट्स ऑल्सो अबाउट द ड्यूरेशन. क्योंकि जिस तरह हम कुक करते हैं वेजिटेबल्स, ऑल्दो आई मीन इट्स क्वाइट अमेजिंग कि जिस तरह हम हमारी सब्जियां बहुत जायकेदार होती हैं, लेकिन हम वी टेंड टू ओवर कुक सम वेजिटेबल्स. तो आप जो है यू काइंड ऑफ एंड अप having a very concentrated small amount of something which has lesser of a satiety factor, जिसमें जो आपका जो फुल होने का फैक्टर है वो काफी कम हुआ होता है. जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल बैंगन बनाते हैं हमारे तरह के, एक पूरा बैंगन जो है वो आपके छोटे से 4-5 निवाले बनता है. हम्म। वेराज ग्रीक ट्रेडिशन में या फ्रेंच ट्रेडिशन में भी, साउथ में जो है वो आप उसे जनरली यू लीव द वेजिटेबल इंटैक्ट ऑलमोस्ट. उसे आप बनाते हैं ओवन में बनाएं या उसे हल्का सा फ्राई करके बनाएं, यू प्रीटी मच लीव द होल थिंग इंटैक्ट, एंड इवेंचुअली you end up having a big portion of that as a food, as a main हम्म। food. तो that brings in the satiety factor कि आप full हो जाते हैं. ठीक है। अच्छा, ये uh, बताइए कि रोटी और चावल, इस पर आते हैं कि टेस्ट उसके बगैर लगता है कि कोई कमी रह गई है, mm, तक रोटी या mm, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ना खा लें तो uh, ऑयल में क्या यूज़ करें, और ये कितना खा सकते हैं हम, कितना खाना चाहिए फ्रीक्वेंटली? uh, कितना फ्रीक्वेंटली? आई मीन कार्ब्स जो हैं, अब एक चीज होती है उसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि कौन से कार्ब्स जो हैं कितनी जल्दी शुगर्स में चेंज होते हैं आपकी बॉडी में जाके. सो जिन जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो जनरली आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसुलिन रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. जो स्ट्रॉन्गर इंसुलिन रिस्पॉन्स है वो ओवर टाइम दोबारा दोबारा क्रिएट होता रहे, तो इवेंचुअली यू गेट एंड अप गेटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट ओवर रेजिस्टेंस, जो कि डायबिटीज जिसे कहते हैं. तो again I think it has to be said के amount obviously is the moderation, or amount is the main name of the game in the beginning. Like अगर आपने वही खाना है, if that is you decide to eat that, have that on a daily basis, then other things that you can do is कि आप किस किस्म के चावल और किस किस्म की ब्रेड खरीद रहे हैं, किस किस्म की रोटी बना रहे हैं. तो जितना आपकी रोटी में फाइबर ज्यादा होगा, जितना आपका आटा जो है मल्टी ग्रेन आटा होगा, या हम्म। चावल जो है वो उसमें भी बहुत किस्म की वैरायटी आती है आजकल, ज्यादा ब्राउनिश राइस. दैट इज अ बिट मोर कंट्रोवर्शियल इसमें कि ब्राउन राइस कितने कितने बेनिफिशियल है कितने नहीं, दैट्स अनदर टॉपिक. लेकिन कि कितना आपका फाइबर आपकी डाइट में इंक्लूडेड है जब आप खाना खा रहे हैं. जितना फाइबर ज्यादा होता है उतना, एज अ जनरल रूल, उतना आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी किस कितनी तेज आपकी शुगर हाई हो रही है खाने के बाद, ठीक। उतना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम हो जाता है ज्यादा फाइबर होने की वजह से. तो दैट्स द मेन थिंग. अगर आप खा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू चूज द एलिमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं अपने खाने में, एज मेक देम एज हेल्दी एंड एज ठीक। पॉसिबल. यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो देखकर चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए कि ये खाना चाहिए और ये नहीं। अच्छा, ये बताइए। एंड हाँ जी। और फाइबर इन जनरल इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आपको डाइजेशन में हेल्प करता है. और आपके जो अंतड़ियां हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी. अच्छा, तो कौन सी ब्रेड जो है वो ज़्यादा आप समझते हैं कि फाइबर रिच है? ब्राउन साइड पे जितनी भी ब्रेड आती हैं तो वो उनमें फाइबर ज़्यादा होता है. ठीक है।
हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्राउन और मल्टीग्रेन ऑब्वियसली इज अनदर वन यू कैन गो फॉर, लेकिन वो मल्टीग्रेन में क्योंकि वो आप सीड एडेड होते हैं, दे आल्सो हैव एन एडिटिव इफेक्ट उसमें ब्रेड की कंजम्पशन में। लेकिन जो जितनी वाइट ब्रेड होती है, जितनी ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड हम्म। वाइट ब्रेड है, जो कि वो जिस तरह हम देखते हैं हमारे शेल्फ पे पड़ी होती हैं, जो कि कितने कितने महीने खराब नहीं होती, बट दैट्स ऑब्वियसली कि आपने वो उसे इतना रिफाइन किया हुआ है और उसके अंदर इतने केमिकल कॉम्पाउंड्स ऐड किए हुए हैं ठीक है। कि उसकी आपने शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हुए होंगे। बिल्कुल सही, मेक सेंस। क्विकली बताइएगा, ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए और मीठा खाने का क्या इम्पैक्ट होता है? टू मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट, generally in general all round oil जो है to put on your salads, just have a spoonful of it, just for the health benefits, or light heat पे खाना बनाने के लिए generally oil, as an all round oil, olive oil you cannot beat it। अगर आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है तो घी जो है वो दैट्स बट दैट्स अ गुड ऑयल टू यूज ऑफ कोर्स। उस पे भी आपकी अमाउंट है कि आप कितना खाना खा कितनी फ्राइड प्रोडक्ट खा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली फ्राइड प्रोडक्ट खाएं तो जस्ट हैव ट्राई टू बी वेरी केयरफुल विद दैट कि थोड़ा सा खाएं। लेकिन अगर आपने बनानी है, घी हैज़ अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें आप चीज़ें अगर जब बॉईल करते हैं तो घी itself doesn't convert into harmful, ओके। उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें हार्मफुल नहीं आते। तो एज एन ऑलराउंड ऑयल आई वुड से कि olive oil is the best choice. Rapeseed oil has also been tested to be a very good all round oil. कौन सा ऑयल? दूसरा कौन सा? Rapeseed oil. रैप सीड ऑयल, अच्छा। तो uh, ये कोकोनट ऑयल के बारे में क्या कहते हैं? yeah, that's I have to say वो उसका भी कई नाम आता है कई दफा। Again, uh, it's a very commonly used oil in a lot of cultures, और उसका भी they generally say that it's very good, but it's generally क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी में इसका बहुत कम यूज हुआ है, ना ही मैं करता हूँ, ना ही हमारे हमारे कल्चर में भी कोकोनट, अनलेस के कोकोनट मिल्क डाल रहे हैं किसी चीज में, जैसे साउथ इंडिया में रिलेटिवली पॉपुलर। या पाकिस्तान में इतना इसका होता नहीं तो कभी कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। लेकिन इट्स ऑल्सो आई थिंक इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी हेल्दी ऑयल। लेकिन क्योंकि हम खाने में जरा ज्यादा न्यूट्रल किस्म के ऑयल पसंद करते हैं, क्योंकि हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने होता है विद कोकोनट ऑयल, यू काइंड ऑफ इट लीव्स अ टेस्ट ठीक है, और जो फ्लेवर जो ऐड भी करा टेस्ट पे देता है खाने। कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो कोकोनट ऑयल ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और स्पेसिफिक चीजें जो कि खास चीजें आप बना रहे हैं जिसमें कोकोनट ऑयल, इट जस्ट एड्स एंड नॉट डिस्टर्ब्स द योर फूड, ठीक। एब्सोल्युटली फाइन। मीठे का बताइए क्विकली। अगेन मीठा, वही मैं दोबारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जाऊंगा। कुछ मीठे ऐसे हैं जो, well, सारे मीठे ही ऐसे हैं कि ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर उसमें ऐड की हुई है बाय वन वे और अनदर। तो आप कौन सा मीठा कितने मिकदार में खाते हैं? अगर आपने खाना ही है मीठा, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन है, स्वीडिश जो है वो, हम तो खैर स्वीडिश के साथ हिसाब से नहीं खाते, हम तो उसका अपना एक माहौल होता है कि भाई पेट भर के खाना वो है। पेट भर के खाना है, और डिफरेंट टाइम्स पे खाना है, जब दिल करना है खाना है उसकी। तो उसका उसका जनरली आपने कॉशन यही देख कॉशन यूज करें कि शुगर की अमाउंट जो भी आप खा रहे हैं उसमें उसमें ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके कितनी शुगर्स की अमाउंट है। तो इन जनरल रूल आई वुड से कि इन एक एक सिटिंग में आप सिर्फ प्रोसेस्ड शुगर की, आई वुड से कि ट्राई टू प्रिवेंट कि आप 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड की। इट्स नॉट, एंड दिस इज जस्ट पर्सनल
preference. It's not based on any sort of exact scientific research or anything. It's just ठीक है। something अच्छा। I've tried to do. ठीक है। तो आप कोशिश करके अपनी प्रोसेस फूड जो है उसे 20-30 ग्राम पे रखें. ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू हैव इट, बट बिल्कुल। लेकिन अगर आपने खाना है तो especially for people who are suffering with diabetes, they have to be very, very careful. बस आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या रूटीन और रिजीम होती थी खाने की, हम्म. एक्सरसाइज की। फिर हम हाँ. मैं भी शेयर ज्यादा. करूंगा ये टॉप 3 ऐसी फूड्स जो वर्स्ट फूड हैं, जो कॉमन है पाकिस्तान और बाहर। हाँ. फास्ट फूड हो गई या कुछ भी जो बहुत ही हम्म. इंतहाई नुकसानदेह है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती खाने के लिए। नाम लेने से पहले आई वुड जस्ट सिंपली से कि कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो दे आर जस्ट रियली बैड कॉम्बिनेशंस. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई कैलोरिक फैट्स जो हैं, that's just when you have them together that's not a great combination. तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी जो हमारे स्नैक्स हैं, बाहर की चिप्स हो गई, समोसे हो गए, पकौड़े होते हो गए, that's largely that कि भाई आप बहुत सारे कार्ब्स उठा के, and some of it is processed carbs, हम्म। आप उसमें उसको तेल में डाल के और वो आप इकट्ठा खा रहे हैं. that's just पॉइजन। uh, worst worst combination possible. और that would be my first pick कि आप कि जितने भी हमारी जनरली जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसमें जितनी भी चीजें अनफॉर्चुनेटली आती हैं उसमें आई मीन ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड वो पैकेज्ड क्रिस्प्स जो हैं दे आर मच वर्स. और जो एक्चुअल आलू हैं जिनके चिप्स बने हुए हैं, इट्स इफ इट्स मेड इन डिसेंट ऑयल विद decent amount of nice potatoes, with thick nice potatoes, not जो छोटी छोटी फ्राइज बनी होती हैं. दे आर नॉट नेसेसरीली हेल्दी, लेकिन थिक पोटैटोज की जो है वो अच्छे तेल में अगर बने हुए हो, इट्स परफेक्टली फाइन टू ईट समथिंग लाइक दैट इन रीजनेबल अमाउंट्स. लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह इन प्रैक्टिस ये चीज़ें होती हैं, तो दैट वुड बी माय फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग ऑफ कोर्स ये जो हमारी जिस तरह हम मिठाई खाते हैं, मिठाई इट्स आई फाइंड के इट्स one of the worst possible combinations of elements to make a sweet dish, because again उसकी इतनी छोटी amount sweet dish में generally the idea is to leave to end the meal with a slightly sweeter taste, with a sort of reward yourself in the end, so that you remember the ठीक है। meal in a बिल्कुल। in a nicer way. लेकिन हमारे जिस तरह वो यूज होती हैं वो स्वीट्स, that's just wrong. It's हमारे वो जिस तरह हमें सिखाया हुआ है कि 3-4 पीसेस तो कुछ भी नहीं होता है, वो कुछ भी एक पिक में नहीं। बैठे वो तो उससे शुरू करते हैं और ले लें और ले लें. और ये That would be my. टीनेज में, हाँ ये टीनेज में तो ये एब्जॉर्ब हो जाते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 20s के बाद, 30s के बाद, 40s के बाद, 50s के बाद, ये तो नुकसानदेह हाँ बहुत। हाँ. और हम एट सम हमारे मतलब डायबिटीज जो है, जंपिंग स्ट्रेट टू डायबिटीज, बट I'm trying to उसको प्रोफेस करूंगा थोड़ा सा कि it's a process. It's a 10-20 years long process in general. So people do have some sort of insulin resistance. हर वक्त जिस मिडिल एज में जो लोग अपनी लेट 20s 30s और 40s में भी हैं, if they don't have diabetes, they still have some sort of insulin resistance. So there's a lower level of damage happening anyway to every person, ठीक। उनके उनके नॉलेज के बगैर. Diabetes of course has a certain set of circumstances जो कि आपको जब आपको diagnose करते हैं, but even before that there is some, it's not healthy for ठीक। most people.
दिस और सॉर्ट ऑफ। थर्ड थर्ड बता दीजिए, हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत है। आई सपोज अगर ऐसे सोचने बैठूं तो व्हाट कम्स टू माइंड कि जिस तरह हमने वेस्टर्न स्नैक्स को अडॉप्ट किया है, मतलब एक तो हमारे वो, पहले मैंने बात की जो हमारे एवरीडे स्नैक्स हैं उनकी, दूसरे पे ये आपकी बर्फी मिठाई आ गई, तीसरे पे जो हम अभी वेस्टर्न फूड को भी जिस तरह हमने अडॉप्ट किया है, इट्स आई थिंक इट्स वेरी अनहेल्दी, क्योंकि हमने सॉर्ट ऑफ उसको अपने अपने तरीके से बनाना शुरू कर दिया, जिस तरह पिज्ज़ाज और बर्गर्स हो गए। आई मीन अपने यहाँ पे बर्गर्स और वहाँ पे बर्गर्स का डिफरेंस देखा होगा। आई मीन बहुत ज्यादा, बहुत हाँ, ज्यादा। वहाँ पे एक्सेस यूज करते हैं हर चीज़ का, मतलब इवन आपकी अगर चिकन है वो ब्रेड में फ्राइड है, so that would be उसमें they use a lot more bread and a lot more frying to make it more crispier, and उसके बाद वो जो चीज़ेस का यूज़ है और उसके ऊपर जो मेयो हम्म। वगैरह का यूज़ है वो बहुत एक्सेसिव होता है। तो आप एक यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे एक बर्गर का मील जो है दैट्स ऑलरेडी इन एक्सेस इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, कि आपको एक मील में हम्म। it is giving you more than 60 to 65% of your daily calories, which is very unhealthy. लेकिन अगर आप उसको भी सुपर चार्ज कर देंगे and you end up having thousand, about 70 ठीक। 75% of your daily calories from one meal without knowing कि भाई आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपने साथ। तो आई थिंक दैट्स इट्स वेरी हार्मफुल कि हमने कैसे अडॉप्ट किया है वेस्टर्न ठीक। ठीक है डॉक्टर वेस्टर्न साहब, फूड्स बहुत को एंड। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसी को नेक्स्ट एपिसोड पे करते हैं। इसमें लोगों के कुछ सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा, तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में बाकी को कवर कर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टिल नेक्स्ट टाइम। बाय।